इसको पेन को मत छेड़ो भाई कोई भी। देखो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। क्या है देखो, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज इन प्रीवियस चैप्टर। हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ा था। लैंड, सोयल एंड वाटर आर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो जरूरी कौन कौन से हैं हमारे लिए? लैंड है, मतलब जमीन है, मिट्टी है, पानी है, ये सारे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है बताओगे कोई? हेलो। प्राकृतिक संसाधन। हाँ, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, हमारे काम में आते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। दे सपोर्ट ह्यूमन बींग्स, ये हमारी मदद करते हैं हमारे कोई भी काम करने के लिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स, और पेड़ पौधों की भी मदद करते हैं, एनिमल्स की भी मदद करते हैं। लेट अस रीड मोर अबाउट दिस नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्या कह रहे हैं कि हम इनके बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, कि क्या क्या है, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है लैंड रिसोर्सेज। लैंड्स मेक अप ओनली 29% ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। तो कह रहे कि हमारी जो धरती है वो पृथ्वी की सतह का कितना भाग है? सिर्फ 29% पार्ट है लैंड रिसोर्स। बाकी चीजों में क्या आता है? बाकी में जैसे ओशियन होते हैं, सी होते हैं, समुन्द्र, महासागर, ये सारी चीजें आती हैं बाकी में। और सिर्फ 29% क्या है? धरती है। ऑफ दिस लैंड ओनली ए फ्रिक्शन इज हैबिटेबल बाय ह्यूमन। यूँ कह रहे हैं अभी जो देखो जितनी भी धरती है ना, ये सारी सब सारी पे तो हम रह नहीं सकते। इसका एक कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा ही होता है जो हम जिस पे हम रह सकते हैं, मतलब इंसान का जीवन आराम से बीत सकता है। द रेस्ट इज मेड ऑफ वास्ट डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट एंड रग्ड माउंटेन्स। बाकी जगह में क्या क्या आते हैं? डेजर्ट आते हैं, मतलब जितने भी मरुस्थल वगैरह है वो आते हैं। अब वहां पे रहता नहीं सकते ना, वहां पे नहीं पानी मिलता है, ज्यादा गर्मी होती है, तो इन सब चीजों में ऐसी जगह पे रहने में दिक्कत आती है। डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल है, उनमें भी नहीं रह सकते अच्छे से। एंड रग्ड माउंटेन्स, और जो पर्वत वगैरह है उनके ऊपर भी नहीं रह सकते। तो यूँ कह रहे हैं सिर्फ जो 29% भाग है ना धरती का, पूरी अर्थ का, वो धरती है। और उस 29% में से भी थोड़ा बहुत परसेंट ही होता है जिससे हम रह सकते हैं अच्छे से। अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। तो कह रहे हैं कि जो हमारी दुनिया की 90% आबादी है ना, उसमें से क्या सिर्फ 30% लोग किस पे रहते हैं? जमीन पे मतलब लैंड एरिया जो होता है, जमीन का जितना भी क्षेत्र होता है, उसको कितना भाग पे रहते हैं? 30% पे रहते हैं। द रेस्ट ऑफ द लैंड इज आइदर वेरी थिनली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेटेड। बाकी जो जमीन बच गई वो या तो मतलब उस पर बहुत ज्यादा मात्रा में लोग रह रहे हैं, या बहुत कम मात्रा में रह रहे हैं, या फिर उस पर रहा ही नहीं जाता लोगों से। अनहैबिटेटेड मतलब उधर रहना संभव नहीं है। दिस इज ड्यू टू द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस और इनहॉस्पिटेबल रिलीफ फीचर्स इन दीज एरियाज। किस वजह से है ये? जो हमारे वातावरण के जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, जैसे मौसम का होता है, वहाँ पे हमारे संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं या नहीं हो सकते, सारी चीजें देखनी पड़ती है हमें रहने के लिए। अगर हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे पानी नहीं है, तो फिर क्या ऐसी जगह पे रहने में दिक्कत होगी? कितने दिन तक रह सकते हैं ऐसे? तो हमें सारी कंडीशंस चाहिए होती हैं कि भाई जैसे अच्छी क्लाइमेट कंडीशन हो, या फिर और इन हॉस्पिटेबल रिलीफ फीचर्स इन दीज एरियाज। और जितनी भी जैसे हमारी सुख सुविधाओं की चीजें होती हैं, वो सब चीजें आधे क्षेत्रों में नहीं मिल पाती, इसलिए उन उन जगह पे लोग बहुत कम रहते हैं। उसके बाद आता है लैंड यूज। लैंड यूज टेल्स अस हाउ लैंड इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन। लैंड यूज मतलब हमारे धरती का हम प्रयोग कैसे करते हैं, किन किन चीजों में प्रयोग करते हैं। तो ये हमें क्या बताता है कि जो हम मनुष्य हैं वो धरती का प्रयोग किन किन चीजों के लिए करते हैं। जैसे हम किन किन कामों में लेते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, हम लोग अपने घर बना लेते हैं, रहते हैं वहां पे आधे लोग, तो सब चीजों के ही काम आते हैं। जनरली लैंड इज मॉडिफाइड बाय ह्यूमन।
for purpose of agriculture, settlements and other urban development such as road, industries। तो ये कह रहा है देखो, जो हमारी धरती है ना उसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। जमीन जगह होती है उसको, जैसे खेती बाड़ी होती है उसका सेटलमेंट कर लेते हैं, एग्रीकल्चर के काम आती है तो खेत में मतलब बोलिए हमने कुछ, या फिर रोड बना लेते हैं, इंडस्ट्री बना लेते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेते हैं। तो हम अपने हिसाब से करते रहते हैं जो चीजें हमें चाहिए होती हैं। The way in which humans use land to meet their requirements is called land use। लैंड यूज का मतलब क्या होता है? जिस जिस तरह के प्रयोग से हमें अपनी आवश्यकताएं पूरी हो सके ना जमीन से, उसको क्या बोलते हैं? लैंड यूज बोलते हैं। जिसके देखो, विच ह्यूमंस यूज लैंड, हम धरती का प्रयोग करते हैं, टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसको बोलते हैं लैंड यूज। It involves the management and their modification of natural environment। इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे हमारा जो प्राकृतिक वातावरण है ना उसमें हम थोड़े बहुत बदलाव करते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। जितने भी मतलब जैसे रोड वगैरह चाहिए होते हैं तो हम खेतों को साफ करके रोड बना देते हैं। तो हम अपने हिसाब से उसमें बदलाव करते रहते हैं। इंटू ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, अब जैसे प्राकृतिक वातावरण है उसको हम किस में बदल देते हैं? मानव निर्मित वातावरण में। जैसे हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे खेत बनेंगे, कहाँ पे जैसे रिहायश की जगह बनेगी, कहाँ पे बिल्डिंग बनेगी। तो ये सारे हम अपने हिसाब से इन चीजों को बदल लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगला है, land is characterized by the arrangements, activities and inputs। तो करेक्ट, लैंड यूज जो हमारे धरती का प्रयोग किया जाता है वो किन किन चीजों से होता है? बाय द अरेंजमेंट्स, वो उनके अरेंजमेंट से, जैसे हम किस तरह से अरेंज करते हैं चीजों को, कहाँ कौन सी चीज करनी है, कहाँ हमें धरती का कैसे प्रयोग करना है, तो उन सब अरेंजमेंट्स को होता है। एक्टिविटीज एंड इनपुट्स, हम उन पे क्या क्या क्रियाएं करते हैं और उससे हमें परिणाम क्या मिलते हैं। People undertake in a certain land cover type to produce, change and maintain it। तो कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक जगह के टुकड़े को जैसे अपना बना लिया या फिर उसको खरीद लेते हैं, वो जगह हमारे नाम हो जाती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसमें बदलाव करते रहते हैं कि उससे क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी, वो फिर हमारे हाथ में होता है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स। तो हम धरती का कैसे प्रयोग करेंगे ये फिजिकल फैक्टर्स पे, मतलब जो बाहर के कारक है उन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लिया हम खेती करना चाह रहे हैं लेकिन वहां पे बारिश नहीं होती हो, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो, तो इस हिसाब से हम उस पर खेती भी नहीं कर सकते अच्छे से। तो क्या कह रहा है कि जो हम धरती का प्रयोग किस तरह से करेंगे ये हमारे वातावरण पर निर्भर करता है। सच एज टोपोग्राफी, मतलब उस जगह का क्या कुछ ग्राफ है, जैसे कितनी अमाउंट में सारी चीजें मिलती हैं, सोयल, क्लाइमेट, मिनरल्स, जो मिट्टी है, वातावरण है, मिनरल है, पानी की उपलब्धता है। तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि हम उस जमीन पे क्या करते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं जैसे कि कितनी आबादी है, अगर घनी आबादी वाला क्षेत्र है वहां पे हम लोग इंडस्ट्रीज वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीजें बना लेते हैं जो सबके काम आए। या फिर टेक्नोलॉजी वहां पे कैसी है, अगर कोई पूरा बहुत मतलब ऐसी जगह है जैसे बहुत गांव की जगह है और उधर कुछ ज्यादा विकास का काम भी नहीं होता, तो उस जगह में हम टेक्नोलॉजी की चीजें बहुत कम यूज कर पाते हैं। लेकिन जहाँ पे अच्छी जगह होती है तो उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह है, ये सारी चीजें अच्छे से इस्तेमाल होती हैं। तो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि हम उस धरती को कैसे यूज करते हैं। लैंड कैन बी अंडर प्राइवेट ओनरशिप और कम्युनिटी ओनरशिप। कोई जमीन है वो मतलब अब देखो हमारे खेत है वो हमें पता है ना हमारे हैं। अब ऐसे कोई कम्युनिटी की जगह है जैसे गांव की पंचायत वगैरह, मतलब कोई भी धर्मशाला वगैरह बना रखी है, वो सारे गांव की होती है। ऐसे यूं कह रहे कि हम धरती को प्राइवेट ओनरशिप भी हो सकती है और कम्युनिटी भी हो सकती है। लैंड, कौन बोल रहा है भाई?
शोर मत करो। लैंड यूज ऑफ प्राइवेट होल्डिंग्स इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लैंड ओनर। वो कह रहा है कि जो हमारी प्राइवेट जगह है, मतलब जो कोई जमीन है, वो प्राइवेट मतलब किसी सरकारी संस्थान के हाथ में ना जाए, कोई प्राइवेट संस्थान के हाथ में जाती है। वो सारी चीजें उस लैंड के ओनर पे डिपेंड करती है, जो उस जमीन का मालिक होता है, कि वो किस तरह से उसको यूज करेगा। On the other hand, community land is mostly used to serve the purpose of community. दूसरी साइड में क्या है, जो कम्युनिटी लैंड है, मतलब जो सामुदायिक जमीन है, वो सारे कम तो जो सारा समुदाय होता है वो मिलकर डिसाइड करता है कि हम इस चीज को किस में यूज कर लेंगे। जैसे सच एज फॉर एंड फ्यूल वुड कलेक्शन एंड ग्रेजिंग कैटल, जैसे कि खाली पड़ी जैसे जमीन है वो समुदाय की है, उसमें जैसे कोई पशु चराते हैं, कोई कुछ करते हैं, या फिर कोई जगह बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं। तो ये सारी चीजें हमारा कम्युनिटी डिसाइड करती है कि उस जगह पे क्या करना है। प्राइवेट होती है उसमें हम खुद डिसाइड करते हैं, और कम्युनिटी की जमीन में सारा समुदाय मिलके डिसाइड करता है। सच कम्युनिटी लैंड इज नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इसको क्या बोलते हैं, जो सामुदायिक जमीन होती है उसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, मतलब कॉमन मतलब सब लोग यूज करते हैं उसको, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बोलते हैं। इसके बाद है देखो क्या है, चेंजिंग लैंड यूज। हम किस तरह से चेंज करते हैं कि हमें कौन सी जगह किस चीज में यूज करनी है। लैंड यूज हैज बीन चेंजिंग ओवर द ईयर्स। वो कह रहे हैं कि हम किसी जगह का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो बदलता रहता है कई सालों में। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। अगर हमारे जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। एंड सो हैव द डिमांड्स ऑफ लैंड। अब जितने ज्यादा लोग होंगे उन्हें जमीन भी उतनी ज्यादा चाहिए होगी। अब मान लो किसी घर में 10 लोग हैं, उनका घर छोटा सा है, तो ऐसे तो फिर उनको दिक्कत होती है रहने में, तो इसलिए उनको और ज्यादा जमीन चाहिए होगी अच्छे से रहने के लिए। तो यूँ कह रहा है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो लैंड की डिमांड भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। Humans have modified many parts of land to meet their needs। अगर ये हम लोगों ने बहुत से जैसे जमीन का बदलाव करके हमें जिस तरीके से चाहिए होता है ऐसे बदलाव कर लिया हमने उसमें। एज ए रिजल्ट द लैंडस्केप हैज चेंज्ड। तो इसी वजह से क्या है, जो जमीन के टुकड़े हैं वो बदलते रहते हैं, कभी किसी चीज में कभी किसी चीज में। हम कभी बिल्डिंग बना देते हैं, कभी खेती बाड़ी करने लग जाते हैं, कभी इंडस्ट्रीज बना देते हैं। तो उन चीजों में बदलाव होता रहता है धीरे धीरे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब बहुत ज्यादा यूज करना, बहुत ज्यादा मात्रा में जब हम उनको यूज कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। एंड ओवर यूज ऑफ कंक्रीट कॉज लैंड डिग्रेडेशन। और बहुत ज्यादा जैसे जो मिट्टी होती है उसका यूज करने लग जाते हैं हम, धरती की मिट्टी और कंक्रीट है, उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल होने लग जाता है। लैंडस्लाइड, धरती फिसलने लग जाती है, सोइल इरोजन, मिट्टी का कटाव होने लग जाता है। एंड डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मतलब पेड़ पौधे कम हो जाते हैं, वहां मरुस्थल बनने लग जाते हैं। विच आर मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट। ये सारी चीजें क्या है, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा होती हैं। समझ में आ रहा है आपको? हेलो। यस मैम। यस हाँ मैम। ठीक है, देखो आगे क्या है। यस मैम। लैंड हाँ, लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू द डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी। लैंड डिग्रेडेशन मतलब किसी चीज का कटाव होना। डिग्रेडेशन मतलब उस चीज में कमी होती है, कटाव होने लग जाता है धरती का। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी खेती बाड़ी की जमीन होती है वो भी कम होती चली जाती है। और फॉरेस्ट लैंड वो भी कम होने लग जाती है, क्योंकि उस जगह पे फिर बहुत कम पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं। जैसे धरती का कटाव होने लग गया, मिट्टी में जो जरूरी चीजें होती है, मिनरल्स होते हैं सोइल में जितने भी, वो सारे कटने लग जाते हैं, मतलब वो जैसे बारिश के साथ या फिर कैसे भी वो चले जाते हैं उस जगह से। तो उसमें हम पेड़ पौधे वगैरह बहुत कम उगा पाते हैं। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, उसमें कमी आने लग जाती है। Generally, land degradation results from unsuitable and unscientific land use। इसी वजह से क्या होता है, जो जमीन का कटाव होता है ना, उसकी वजह से क्या आता है,
कोई हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते। कौन कर रहे हैं भैया? अच्छे से बैठे। कौन क्या कर रहे हैं? तनुजा कुमारी, म्यूट कर लो। देखो कैसी आवाज आ रही है, कूलर के सामने बैठे हो या। अब इसके बाद आता है लैंड कंजर्वेशन। हम हमारी धरती है उसको बचाव कैसे कर सकते हैं? तनुजा म्यूट कर लो अपने आप को। लैंड इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन। जो कह रहे हैं कि हमारी जो जमीन है वो मनुष्यों के जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है। इट इज द हैबिटेट फॉर ऑल लाइफ। ये सब हमारे जीवन के लिए, हैबिटेट मतलब रहन सहन का बहुत जरूरी साधन होता है। एंड ए ट्रेजर हाउस ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स एंड सॉयल्स वगैरह। और ये क्या है? खजाना है किसका? मिनरल्स का, मिट सॉयल्स का। जैसे जितने भी खनिज लवण होते हैं वो सारे हमें मिट्टी में ही मिलते हैं। दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारे इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं ऑफ द वर्ल्ड। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। इसलिए यूं क्या कह रहे हैं कि जो हमारे मिट्टी धरती का कटाव होता है, क्या रेट है उसका, वो हमें देखना चाहिए। एफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अफोरेस्टेशन मतलब जंगलों का कटाव करना। लैंड रिक्लेमेशन मतलब धरती को अच्छे से यूज ना करना, उसमें कमी करना उसकी गुणवत्ता में। और केमिकल पेस्टिसाइड जैसे कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, उन सब चीजों को बहुत ज्यादा यूज करना। ऑन ओवर ग्रेजिंग, या फिर मतलब ओवर ग्रेजिंग मतलब जैसे कोई जगह होती है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में जैसे पशु वगैरह खा लेते हैं, तो ये सब चीजें क्या करती हैं? नुकसान पहुंचाती हैं हमारी जमीन को। आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड फॉरेस्ट वगैरह। ये सारी चीजें किस काम आती हैं? अच्छा, ये बता रहा है कि कंजर्व कैसे कर सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के, धरती को नुकसान कम पहुंचा के। और जो पेस्टिसाइड, मिनरल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनका खेतों में बहुत कम छिड़काव करना चाहिए। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि हमारी जो धरती है, लैंड रिसोर्सेज होते हैं, उनमें मदद मिलती है ताकि वो अच्छे से रहें, हम उनको अच्छे से यूज कर सकें आगे भी। इसके बाद आता है सोयल रिसोर्सेज। मतलब जो हमारे जमीन में, मिट्टी में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। सोयल फॉर्म्स थिन अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। मिट्टी क्या करती है? हमारी सबसे जो ऊपरी लेयर होती है धरती की, वो मिट्टी से ही बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स एंड डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किससे बनी होती है? जो जैसे टूटी हुई चट्टानें होती हैं, या फिर जैसे जो पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, ये सारी चीजें गल सड़ जाती हैं और क्या बनाती है? ह्यूमस बनाती है। तो इन लेयर, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मॉइस्चर। इसमें नमी भी होती है, हवा भी होती है, छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं और बैक्टीरिया वगैरह भी पाए जाते हैं। सोइल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ये बहुत जरूरी रिसोर्स है। किस वजह से? बिकॉज ऑल प्लांट्स इंक्लूडिंग क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड ट्रीज नीड सॉइल टू ग्रो। अब हमें मिट्टी सबसे ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि हम कुछ भी चीजें उगाते हैं वो मिट्टी में ही उगाई जाती हैं। तो कह रहा है कि इसलिए मिट्टी क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है। द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब क्या कह रहा है कि जो हम सॉइल की प्रॉपर्टीज देखते हैं वो किन किन चीजों से डिटरमाइन करते हैं, मतलब हमें किन किन चीजों से पता चलता है? पेरेंट रॉक गिव्स द सॉइल इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो पेरेंट रॉक होती है वो क्या करती है? सॉइल को उसकी जैसे उसको केमिकली मतलब उसको रासायनिक और भौतिक जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सारी पेरेंट रॉक से मिलती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिटरमाइन द ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल। जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो वो हमें उनसे हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी में कितनी नमी है। टोपोग्राफी, द हाइट एंड स्लोप ऑफ द लैंड डिटरमाइन द सॉइल थिकनेस। टोपोग्राफी मतलब कि हमारी जो मिट्टी है उसकी मोटाई कितनी है, जैसे कितनी जमीन कितना तक खोदते हैं उसमें अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स मिलते हैं, सारी चीजें मिलती हैं।
उसकी हाइट या फिर उसका स्लोप होता है, ये सारी चीजें किसके बारे में बताती हैं कि मिट्टी की मोटाई कितनी है। क्लाइमेट डिटरमाइंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस कांटेक्ट। और हमें वातावरण जैसे जो हमारी जलवायु है वो क्या बताती है कि कितने किस प्रकार के जैसे मौसम है और उसमें ह्यूमस कितनी है, नमी कितनी है हमारी जमीन में। टाइम डिटरमाइंस द सॉइल थिकनेस। और समय से क्या पता चलता है कि जो सॉइल है उसकी कितनी थिकनेस है, कितनी मोटाई है, उसकी परत कितनी मोटी है। उसके बाद आता है सॉइल फॉर्मेशन। ये तनुजा म्यूट कर लो अपने आप को, बहुत बार बोल दिया मैंने आपको, ये आवाज आती रहती है। आगे देखो क्या है सॉइल फॉर्मेशन। जो हमारी मिट्टी बनती है उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज ए स्लो प्रोसेस। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म वेरी थिन लेयर। इसको बनने में कई हजारों साल लग जाते हैं, एक पतली सी लेयर बनने में भी। थिकनेस ऑफ द सॉइल इज seldom मोर देन 1 or 2 3 मीटर। अगर जो हमारे मिट्टी की मोटाई होती है ना वो मुश्किल से 2 या 3 मीटर होती है। बियॉन्ड दिस डेप्थ, इससे नीचे जाते हैं क्या होता है, सॉइल डू नॉट हैव द एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। इससे ज्यादा नीचे जाते हैं तो हमें जैसे जो मिनरल्स चाहिए होते हैं, जितनी अमाउंट में वाटर चाहिए होता है पेड़ पौधों के लिए, वो कम होने लग जाते हैं। तो जो सॉइल की जैसे मान लिया ये हमारी जमीन है, इसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सिर्फ वो चीज क्या आती है उसमें नेसेसरी जितनी चीजें जरूरी होती है पेड़ पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, वो सारी चीजें उसी लेयर में आती हैं। तो उससे नीचे क्या है, वो सारी चीजें कम होने लग जाती हैं। द राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स हमें किस अमाउंट में कौन कौन से चाहिए हैं। अनऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। जैसे कि जो ऑर्गेनिक मैटर है मतलब जैसे पेड़ पौधे गल सड़ जाते हैं, या फिर हम अपना कोई भी वेस्ट जितने भी घर का वेस्ट होता है या फिर कुछ भी होता है उसको हम खेतों में डाल देते हैं। तो वो सब चीजें क्या करते हैं जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। प्लास्टिक की चीजें नहीं, जैसे जो चीजें गल सड़ जाती है ना आराम से, वो चीजें बनाती है हमारी मिट्टी को उपजाऊ। जैसे कि फूल पत्ते होते हैं, पेड़ झड़ जाते हैं, मतलब पेड़ों के या फिर कोई एनिमल्स वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये सारी चीजें सोइल को फर्टाइल बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं जमीन को। सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन। जो मिट्टी बनती है उसको बहुत सी चीजें अफेक्ट करती है, बहुत सी चीजें इस चीज को मतलब इस चीज पे प्रभाव डालती हैं। पेरेंट रॉक रिलीफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टाइम। क्या 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 अफेक्ट करते हैं पेरेंट रॉक, टर्निंग होती है, हमारा वातावरण कैसा है, क्या चीजें हमने बो रखी है, वेजिटेशन कैसा है, या फिर टाइमिंग कैसी है, मौसम कैसा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हमारी मिट्टी कैसी होगी। इसके बाद आता है पेरेंट रॉक। Parent rock refers to organic and mineral material in which soil formation begins. तो पेरेंट रॉक क्या है, मतलब जो मेन चट्टान होती है उसमें क्या होता है, मतलब ये परत बन जाती है हमारी पेरेंट रॉक। इसमें क्या क्या आते हैं, ऑर्गेनिक जैसे जो प्राकृतिक होते हैं, या फिर जैसे हम बनाते हैं उनको, या फिर मिनरल मटेरियल्स होते हैं जितने सोइल का बनना शुरू होता है। देखो ये हमारे सोइल प्रोफाइल दे रखी है, जैसे इसमें सबसे नीचे वाली लेयर होती है, इसमें तो बहुत ज्यादा जैसे चट्टाने वगैरह होती हैं, या फिर सबसे नीचे बनने लग जाती है धीरे धीरे, ये थर्ड लेयर होती है। फिर जो सेकंड लेयर होती है ना, इसके यहाँ तक पहुंचते हैं हमारे ज्यादातर जैसे पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, ज्यादातर कहाँ पे बनते हैं, टॉप सॉइल में उगाए जाते हैं हमारे पेड़ पौधे। तो सारी कैसी होनी चाहिए, हमारे पेड़ पौधों की गुणवत्ता कैसी होगी, वो सब किस पे डिपेंड करता है, टॉप सॉइल पे डिपेंड करता है कि हमारे पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, मिट्टी कैसी है, ये सारी चीजें टॉप सोइल पे डिपेंड करेंगी। देखो पेरेंट रॉक क्या था, मिनरल मटेरियल इंक्लूड्स वेदर्ड रॉक, आस्क फ्रॉम वोल्केनोज, सेडिमेंट्स मूव लैंड डिपॉजिटेड बाय विंड।
ये किन किन चीजों से बनते हैं, जैसे जो चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं, या फिर वोल्केनो वगैरह होते हैं जितने भी, जैसे ज्वालामुखी फटते हैं उनमें से जो लावा मैग्मा निकलते हैं, सेडिमेंट्स जो कण होते हैं छोटे छोटे चट्टानों के वो होते हैं, मूव लैंड डिपोजिटेड बाय, वो किन चीजों से शिफ्ट होने लग जाते हैं, जैसे हवा से उड़ के चले जाते हैं, या फिर पानी से चले जाते हैं बह के, या फिर ग्लेशियर से बह के चले जाते हैं। तो इन सब ये सारी चीजें क्या होती है, ये उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देती हैं। पेरेंट रॉक determines कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी। तो कह रहा है कि जो पेरेंट रॉक होती है वो क्या बताती है हमें कि हमारी जो मिट्टी है उसका कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, मतलब उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो कैसी होंगी, मिनरल कंटेंट उसमें मिनरल्स वगैरह कितने मिलेंगे, परमिएबिलिटी वो कितनी घुलनशील होगी, मतलब उसमें अगर कुछ चीज बोएंगे या फिर उसको कुछ भी काम में लेंगे तो वो कितना कितना प्रयोग में कर सकते हैं हम उसको। इसके बाद है रिलीफ। एटीट्यूड एंड स्लोप, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द accumulation ऑफ सॉइल। जैसे किसी जगह की ऊंचाई है या फिर उसका हम ढलान देखते हैं तो वो क्या बताते हैं हमें, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, मतलब वहां पे कितनी मिट्टी इकट्ठी हो रखी है वो बताता है। इसके बाद आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या है देखो, टेम्परेचर, रेनफॉल